बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बी सेल एक्टिवेशन पर। तो बी सेल एक्टिवेशन बी लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं, ये थर्ड लाइन के कंपोनेंट है और इसका एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी होती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। तो ये दो तरीक़ों से एक्टिवेट होती है, एक को टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन कहती है और दूसरे को टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, मतलब बी सेल एक्टिवेट होती है बाय द हेल्प ऑफ टी सेल। तो ये कैसे होती है? तो जब कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस करती है, तो कोई भी पैथोजन था ये आया तो इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कुछ सेल के साथ पेश करना पड़ता है। उसमें कौन सा है? फेगोसाइटिक सेल है। तो फेगोसाइटिक सेल कौन सा है? पहले जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो इसमें मैक्रोफेज है एंड डेंड्राइटिक सेल है। न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटोसिस करती है लेकिन एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं करता। तो ये कोई भी ये मैक्रोफेज है। तो मैक्रोफेज पहले पैथोजन को रिकग्नाइज करेगा बाय द हेल्प ऑफ पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर PRR के ज़रिए। और किस चीज़ को रिकग्नाइज करेगा? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न। मतलब कोई भी बार जो हमारा नॉन सेलेब कंपोनेंट होता है तो वो हमारे लिए पेम होते हैं। तो आउटर तो इसको पेम को रिकग्नाइज करेगा बाय हेल्प ऑफ PRR। तो जब पेम को रिकग्नाइज करेगा तो फिर क्या करेगा? रिकग्निशन के बाद फेगोसाइटोसिस होगा, मतलब ये CD4 निकालेगा और CD4 निकालने के बाद इसको इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट के बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो लाइसोसोम इसमें एक एंटीबॉडी होती है, तो इस वक्त इसको फेगोसोम कहते हैं, एनगल्फ बॉडी। तो फेगोसोम क्या करेगा? ये लाइसोसोम है जिसमें लाइसोजाइम होती है। तो ये क्या करेगा? इसके जो फेगोसोम है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इसके साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो ये लाइसोजाइम 40 डिफरेंट टाइप्स एंजाइम होती है लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये इसके साथ फेगोलाइसोसोम बनाएगा और फेगोलाइसोसोम में क्या होगा? जो बॉडी इसने इनगल्प किया है पैथोजन, इसको ब्रेक करेगा। इसको जब ब्रेक करेगा तो स्मॉल फ्रेगमेंट में इसको कन्वर्ट करेगा, स्मॉल फ्रेगमेंट में। अब अगर ये न्यूट्रोफिल है तो डायरेक्ट क्या होगा? इसको डिस्चार्ज करेगा। ये जो स्मॉल कंपोनेंट है ना, इसको डिस्चार्ज करेगा और खुद मर जाएगा क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होती है न्यूट्रोफिल की। लेकिन अगर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा होता है? या डेंड्राइटिक सेल होती है या मैक्रोफेज होती है। तो मैक्रोफेज होगा तो क्या करेगा? इसका प्रेजेंटेशन करेगा बाय द हेल्प ऑफ एक प्रोटीन है MHC के ज़रिए से। MHC के ज़रिए से क्या इसका प्रेजेंटेशन करेगा? तो MHC प्रोटीन क्या है? MHC क्लास 2 के ज़रिए से। तो MHC क्लास 2 के ज़रिए से जो गल्जी बॉडी है इसमें MHC और जो एंटीजन है ना, इसको कंबाइन करेगा और सरफेस पर प्रेजेंट करेगा। तो जब ये सरफेस पर प्रेजेंट करता है, आफ्टर प्रेजेंटेशन क्या करता है? ये कुछ इंटरल्यूकिन सीक्रेट करती है। अब इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं क्योंकि इसने एंटीजन प्रेजेंट किया है, स्मॉल फ्रेगमेंट। तो क्या कहते हैं? इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। अगर ये मैक्रोफेज हो या डेंड्राइटिक सेल हो, व्हाटएवर, लेकिन इस वक्त इसको क्या कहेगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको कहेगा क्योंकि इसने एंटीजन प्रेजेंट किया है। ये एंटीजन है सी। तो क्या होगा? अब ये कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा। साइटोकाइंस क्या होगा? वो इंटरल्यूकिन्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट करेगा। ये इसका बहुत रोल है, अहम रोल है हमारे बॉडी में। इंटरल्यूकिन 6 भी सीक्रेट करता है, 6 नहीं 8 सीक्रेट करता है। इंटरल्यूकिन 12 भी सीक्रेट करता है। इंटरल्यूकिन 18 भी सीक्रेट करते हैं। बहुत से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी सीक्रेट करता है। बहुत से इंटरल्यूकिन सीक्रेट करता है। जो 1 है ना, ये कीमोटैक्सिस के लिए बहुत ज़रूरी है। 8 भी बहुत ज़रूरी है। ये सब कीमोटैक्सिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जो अदर WBC है इस पर इस इंटरल्यूकिन की रिसेप्टर होती है। तो फिर वो इस जो इन्फेक्शन कास हुआ है या इन्फ्लेमेशन इसके तरफ आती है। जो इंटरल्यूकिन 1 है स्पेशली फाइरोजिन भी है, मतलब पेवर को
जो फेवर है उसको इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस पर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की तरह इंटरल्यूकिन 1 भी हाइपोथैलेमस पर एक्ट करती है और फेवर को इंक्रीज़ करती है। तो क्या करेगा कीमोटेक्स के लिए ज़रूरी है। तो आफ्टर प्रेजेंटेशन एक सेल आएगा, उसको क्या कहते हैं, टी हेल्पर सेल कहते हैं, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल टाइप 2 आएगा, टी हेल्पर सेल आएगा। तो जब ये आएगा टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल आएगा, क्या होगा, टी हेल्पर सेल पर एक रिसेप्टर होती है, उस रिसेप्टर को क्या कहते हैं, ये रिसेप्टर जो टी सेल पर होती है, ये एंटीजन के साथ, वो एंटीजन जो एमएलसी ने प्रेजेंट किया है इसके साथ अटैच होगा और इसको टीसीआर कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर कहती है। अब क्या होगा, इसके बाद एक को रिसेप्टर है टी सेल के, वो भी इस एमएलसी के साथ, वो एमएलसी जिसने एंटीजन प्रेजेंट किया है इसके साथ अटैच होगा और इसको CD4 कहते हैं, CD4 रिसेप्टर। अब इसके बाद क्या होगा, CD4 के बाद एक कवर रिसेप्टर है, इसमें एक रिसेप्टर है, इसको CD80 या 86 ये कहते हैं। ये किस पर है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर है, मतलब डेंड्राइटिक सेल पर। और इसके लिए टी सेल पर रिसेप्टर जो है वो क्या है, जो इसके साथ अटैच होगा वो है CD28। तो CD28 एंड CD80 का बाइंड होगा, CD4 इसके साथ बाइंड होगा। तो आफ्टर ये अटैचमेंट एक कवर रिसेप्टर है टी सेल पर, इसको CD3 कहती है। दो रिसेप्टर होती है TCR की, इस तरफ दोनों तरफ होती है, दो रिसेप्टर होती है, एक है CD36 एंड एक है CD3। तो ये CD3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है CD3 और CD36, ये TCR डायरेक्ट न्यूक्लियस को, टी सेल के न्यूक्लियस को एक्टिवेट नहीं कर सकता, ये सिग्नल प्रोसीड करेगा, ये TCR के सिग्नल CD3 न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा, सही है। तो TCR डायरेक्ट न्यूक्लियस को एक्टिवेट नहीं करता, ये CD3 पहुंचाएगा न्यूक्लियस को, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब CD3 न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा तो अब टी सेल एक्टिवेट हुआ, अब टी सेल एक्टिवेट हुआ है, उसने जो एंटीजन है इसका इंफॉर्मेशन लिया है बाय द हेल्प ऑफ TCR और जो CD3 ने फॉरवर्ड किया था न्यूक्लियस को। तो क्या होगा, ये कुछ इंटरल्यूकिन सीक्रेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने इंटरल्यूकिन 1 पहले सबसे पहले रिलीज़ किया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, ये इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करेगा सबसे पहले, इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, आफ्टर टी सेल एक्टिवेशन पहले इंटरल्यूकिन सीक्रेट भी खुद करता है टी सेल। जब टी सेल सीक्रेट करता है, क्या है, टी सेल खुद रिसीव भी करता है, सीक्रेट भी किया खुद, इसके जो रिसेप्टर है इंटरल्यूकिन 2 की वो खुद टी सेल पर है, सीक्रेट भी किया और रिसीव भी किया। इसलिए इंटरल्यूकिन 2 इज़ गुड एग्जांपल ऑफ ऑटोक्राइन। ये ऑटोक्राइन है इंटरल्यूकिन 2, क्योंकि ये खुद बहुत सीक्रेट भी किया, खुद बहुत रिसीव भी किया। तो जब इंटरल्यूकिन आफ्टर टी सेल एक्टिवेशन इंटरल्यूकिन सीक्रेट किया और रिसीव किया, तो अब इस एक्टिवेटेड टी सेल है, ये प्रोलिफरेशन स्टार्ट करेगा, ये डिवीजन स्टार्ट करेगा, लगातार डिवीजन करेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एक्टिवेट हुआ टी सेल। तो ये एक नहीं होना चाहिए, ये बहुत एक्टिवेटेड टी सेल होना चाहिए कि ये बी सेल को फिर एक्टिवेट करे। तो बी सेल देखते हैं, तो क्या होता है। तो बी सेल देखते हैं, बी सेल, ये बी सेल है, थोड़ा बड़ा हुआ सही, ये बी सेल है। तो ये बी सेल है। अब बी सेल क्या करेगा, सॉरी, ये बी सेल है, सही है। तो बी सेल अब क्या करेगा, तो ये बी सेल पर भी, पी सेल भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, सही है। तो क्या करेगा बी सेल पर एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgD एंड IgM। तो IgD क्या है, बी सेल मेम्ब्रेन अटैच एंटीबॉडी है, सही है। और जो जिस तरह के मास सेल पर IgE होता है, जो
एलर्जी काज करते हैं। तो इस पर IgD होता है, क्या होता है, IgD होता है और IgM भी होता है, इसी ये दोनों होता है। तो हमें मालूम है कि जो एंटीबॉडी है ना ये बहुत स्पेसिफिक होती है। तो ये बी सेल पर भी ना जो एंटीबॉडी है बहुत स्पेसिफिक होती है। मिलियन सेल एक इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी एक्टिवेट हो बी सेल बनती है, तो मिलियन सेल बी सेल प्रोड्यूस होती है। और ये सब मिलियन सेल पर जो है ना डिफरेंट एंटीबॉडी होती है। डी के जो सुपर हाइपर प्लेस है ना ये बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये सब में अलग अलग होती है, हर एंटीजन के लिए अलग होते हैं। और ये मिलियन सेल बाई चांस 1 या 2% इसके साथ मैच करती है, बाकी नहीं करता। क्योंकि जो बी सेल है ना इसकी एक्टिवेशन एडाप्टिव इम्यूनिटी में बहुत क्रिटिकल स्टेप होती है। बी सेल बहुत मुश्किल से एक्टिवेट होती है, इसलिए एडाप्टिव इम्यूनिटी टाइम लेता है। VDJ रिकम्बिनेशन के जरिए इस पर जो एंटीबॉडी है ये बनती है और ये बहुत मुश्किल से इसके साथ एंटीजन के साथ मैच करती है, बहुत मुश्किल से। तो क्या होता है, जब वो एंटीजन जो इसने रिकॉग्नाइज किया था, अब इसने भी वही एंटीजन रिकॉग्नाइज किया पैम को रिकॉग्नाइज किया बाय द हेल्प ऑफ IgD या IgM। और इसको क्या कहते हैं, इसको BCR कहते हैं। सी BCR बी सेल रिसेप्टर, IgD एंड IgM को बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। अब यहाँ पर तो इस पर एक छोटा और रिसेप्टर होती है जिसको IG क्या कहते हैं, IG अल्फ़ा एंड IG बीटा सी। तो इस पर जैसे CD3 ने जो काम करना था, न्यूक्लियस एक्टिवेट करना था, IG अल्फ़ा IG बीटा, अब ये वही सेम काम जो CD3 का था इस पे IgA अल्फ़ा एंड बीटा का है। जो इंफॉर्मेशन इसने लिया है एंटीजन को रिसीव किया है, अब ये न्यूक्लियस तक पहुंचाना IG अल्फ़ा एंड बीटा का काम है। तो ये इसका करेगा। अब क्या करेगा, और एक और रिसेप्टर है, 2 रिसेप्टर होते हैं। ये जब यहाँ पर CD4 का काम था MHC के साथ अटैच होना, तो यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है बी सेल पर, उसको कौन सा रिसेप्टर कहते हैं, 2 रिसेप्टर होता है, एक एंड सेकंड। ये भी एंटीजन के साथ जब बी सेल अटैच हो जाते हैं ना, जो IgD एंटीजन के साथ अटैच हो जाते हैं बी सेल की, तो ये 2 रिसेप्टर भी वही एंटीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, ये बाइंड को और मजबूत करते हैं। और एक को CD19 एंड CD21, ये 2 रिसेप्टर होते हैं, CD19 एंड CD21। एक CD19 है एंड दूसरा CD21 है, सही है। तो ये होगा CD19 एंड CD21, ये अटैच हो जाएगा। तो ये बी सेल क्या करेगा, इस पैथोजन को क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा जिसने जो लाइसोसोम के जरिए से किया था, और फिर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा वही MHC क्लास 2 के ज़रिए से जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने किया था, वही काम ये भी करता है, सही है। इंजेस्ट किया और प्रेजेंट किया, वही MHC है, सही है, वही पुराना MHC जो इसने डाइजेस्ट किया स्मॉल ब्रैकेट में, इंजेस्ट किया था फिर डाइजेस्ट किया था, तो इस पर प्रेजेंट करेगा MHC क्लास 2 पर। जो क्लास 2 है ना, ये बी सेल इस पर प्रेजेंटेशन करती है एंटीजन की, एंड मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। बाकी तमाम सेल पर जो न्यूक्लियर सेल है हमारे बॉडी के, सब पर MHC क्लास 1 होता है। और ये क्लास 1 है ना, ये HLA जीन के जो इस पर जो जीन है इसके HLA जीन तकरीबन इसको कहते हैं, तो इस पर इसके इंफॉर्मेशन होती है MHC क्लास 1 की। और ये एज इनिशियलिटी काम करते हैं, तमाम न्यूक्लियस पर एक होती है जिस पर MHC 1 होगा वो हमारे बॉडी सेल रिकॉग्नाइज करेगा और इस पर जो इम्यूनिटी सेल हमला नहीं करेगा। और अगर MHC क्लास 1 ने कुछ चीज़ को प्रेजेंट किया तो इसका मतलब ये होगा फिर कि वो सेल इफेक्टेड है, और फिर नेचुरल किलर सेल के ज़रिए से एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल के ज़रिए से वो सेल किल हो जाएगा, सही है। तो क्लास 2 के ज़रिए से इसने प्रेजेंट किया। तो ये जो प्रोलिफरेशन इस सेल का हुआ था ना, अब ये यहाँ आएगा,
ये सेल की तरफ कीमोटैक्सिस के ज़रिए से आएगा। सही है, तो अब ये बी सेल आएगा इस तरफ, क्योंकि एक्टिवेटेड बी सेल होगा। इसे ये टी सेल है, सी टी सेल है, तो बी सेल को एक सिग्नल मिला है और सिग्नल ये टी सेल देगा। अब फार्दर एक एक्टिवेट हुआ है, लेकिन फार्दर एक्टिवेट टी सेल करेगा। इस एक्टिवेशन से कुछ नहीं होता। सही, तो इस पर जो TCR था, टी सेल रिसेप्टर था, वही MHC के साथ अटैच हो जाएगा। ये वही TCR है, ये एक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेटेड लिखता हूँ, एक्टिवेटेड। ठीक, बी सेल भी एक्टिवेट हुआ यहाँ एक तरफ, और टी सेल एक्टिवेटेड टी सेल है, यहाँ से आया, इस बी सेल के साथ अटैच हुआ। पहले इंफॉर्मेशन टी सेल से लिया था, अब बी सेल से लेगा। तो TCR के साथ जब अटैच होगा तो वही CD4 भी इसके साथ अटैच करेगा, MHC के साथ, वही CD4 है। CD4 टी सेल पर को रिसेप्टर होता है, इसे। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली, ये वही CD4 रिसेप्टर है जो HIV डिटेक्ट करते हैं, और HIV हमारे टी सेल को इफेक्ट करता है ड्यू टू CD4 रिसेप्टर। यही HIV CD4 जो टी हेल्पर सेल इसके साथ अटैच होता है, फिर अंदर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ CD4 रिसेप्टर, ये रास्ता देता है। ये अहम रोल है इम्यूनिटी में, लेकिन बदकिस्मती से ये HIV ने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट किया है कि वो CD4 के रिसेप्टर के ज़रिए से टी सेल पर अटैक करता है। तो यही एडिशनल पॉइंट था। तो जब CD4 इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये मजबूत हुआ। यहाँ पर CD28 एंड CD80 का बाउंड हुआ है, यहाँ पर एक और रिसेप्टर का बाउंड होगा इसी तरह से। टी सेल पर है, बी सेल पर भी इसके रिसेप्टर है, पहले बी सेल लिखता हूँ। बी सेल पर है CD40, सही है, और टी सेल पर है इसका जो इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा उसको क्या कहते हैं, CD40L। ये CD40L है, ये CD40 के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये और भी एक्टिवेट हुआ। एक सिग्नल ये जो पैथोजन था इससे मिल गया, दूसरा इन दोनों से मिल गई, सेकंड सिग्नल था। अब थर्ड सिग्नल की ज़रूरत है, फिर ये बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थर्ड सिग्नल कौन सा है? थर्ड सिग्नल है इसके इंटरल्यूकिन सीक्रेट करना। ये कुछ इंटरल्यूकिन सीक्रेट करते हैं, तो कौन सा है? इंटरल्यूकिन है, इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 ने इसे सीक्रेट किया, इस पर इसका रिसेप्टर होता है। अब इसने ये रिसीव किया, अगर इसने ये रिसीव किया तो कौन से एंटीबॉडी बनेगा? ये सेल एबल होगा कि IgG बनाए या कौन सा बनाए? IgE बनाए। तो IgG जो फर्स्ट रिस्पांस में प्रोड्यूस होती है वही एंटीबॉडी है, सेकंड रिस्पांस में सॉरी। और IgE या तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में प्रोड्यूस होती है या एलर्जिक जो फिर मास्ट सेल परपेट होती है, और ये वही IgE है। तो IgE प्रोड्यूस हुआ तो इट्स मीन कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन था या एलर्जिक था, और IgG सेकंड रिस्पांस में ये प्रोड्यूस होगा। अगर इस एक्टिव टी सेल ने मतलब इसके साथ अटैच हुआ है ना, और इसने फिर कौन सा चीज़ प्रोड्यूस की, कौन सा इंटरल्यूकिन 6 एंड 10 सीक्रेट किया, ये दोनों सीक्रेट किया, और ये बी सेल ने रिसीव किया। सी ये बी सेल रिसेप्टर ने रिसीव किया, तो फिर कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? IgM बनेगा। वही IgM जो फर्स्ट रिस्पांस या फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन में प्रोड्यूस होती है, वो IgM होती है। तो ये दोनों में से एक फिर प्रोड्यूस होगा। तो जैसे कि यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 ने इसकी प्रोलिफरेशन किया, बी सेल के प्रोलिफरेशन के लिए भी एक इंटरल्यूकिन की ज़रूरत है। ये तो एंटीबॉडी मतलब इसको इन्फॉर्मेशन था कि मैंने ये प्रोड्यूस किया तो आपने ऐसे एंटीबॉडी बनाना है, तो प्रोलिफरेशन के लिए ये नहीं था। जैसे कि इंटरल्यूकिन में 2 था, इसमें एक और है। अगर टी हेल्पर सेल ने CD21 प्रोड्यूस किया, इंटरल्यूकिन सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ इंटरल्यूकिन 21 सीक्रेट किया, अब ये इंटरल्यूकिन क्या करेगा? ये बी सेल रिसीव करेगा। सी इंटरल्यूकिन 1 इस पे बी सेल पर रिसेप्टर होती है और रिसीव करेगा। जब ये रिसीव करेगा ना तो ये क्या करेगा? स्टार्ट करेगा प्रोलिफरेशन, इसका स्टार्ट हो जाएगा।
ये प्रोलिफरेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, बी मेमोरी सेल में, बी मेमोरी सेल में, एंड बी कौन से सेल में, बी प्लाज्मा सेल में, सीधे प्लाज्मा सेल में। ये दोनों में अब चेंज होगा ये बी सेल, क्योंकि इसको सिग्नल मिला है इंटरल्यूकिन 21 के अब डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ये प्लाज्मा सेल, बी प्लाज्मा सेल क्या होगा, क्या स्टार्ट करेगा, ये एंटीबॉडी स्टार्ट करेगा। और एंटीबॉडी का हमें मालूम है क्या रोल है, ये एंटीबॉडी स्टार्ट किया। ये एंटीबॉडी जो पैथोजन है, इसके जो रिसेप्टर है पैथोजन के, मतलब ये वायरस है तो वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ ये अटैच हो जाएगा। सपोज ये स्पाइक प्रोटीन से, तो वायरस के साथ जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर अटैच हो जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सही है, जब ये न्यूट्रलाइज करेगा तो अब इसके जो रिसेप्टर है हमारे बॉडी के सेल पर, उसके साथ ये अटैच नहीं होगा ये वायरस। जैसे कि HIV के स्पाइक प्रोटीन CD4 के साथ अटैच होता है ना, तो फिर ये नहीं होगा। सही है, अगर एंटीबॉडी बना। और इसके जो FC रीजन है ना, लास्ट में FC रीजन होता है, इसको FC रीजन, इसके लिए रिसेप्टर होती है फेगोसाइटिक सेल में, न्यूट्रोफिल में, डेंड्राइटिक सेल में, एंड मैक्रोफेज में, एंड बेसोफिल, ये सब पर FC एंटीबॉडी के FC रीजन पर, FC रीजन के लिए रिसेप्टर होती है। तो ये फिर इजीली ये FC रिसेप्टर के साथ फेगोसाइटिक सेल अटैच होगा और ये क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा। तो इसको अपसनाइजेशन कहते हैं, मतलब टेकिंग करते हैं। तो टेकिंग भी करते हैं जो फेगोसाइटिक सेल के लिए, और न्यूट्रलाइजेशन अब जर्म्स भी करते हैं। इसलिए जो वायरस था उसके न्यूट्रलाइजेशन भी किया। तो बी सेल का यही काम है। जो मेमोरी सेल है, बी सेल, बी मेमोरी सेल, ये बी मेमोरी सेल में जो बाई चांस 1% मिलियंस ऑफ मिलियन सेल में जो ये एंटीबॉडी इस पैथोजन के साथ मैच किया था, वही एंटीबॉडी IgD सिमिलर वही IgD एंड IgE इस पर होगा। सही है, वही जो बहुत मुश्किल से हमने मिला था, तो हमको जो मुश्किल से मिला था अब वही IgD और IgM इसका होगा। तो अब क्या होगा इसकी, तो जब अगर ये किस लिए बना था, अगर सेकंड टाइम यही वायरस यही जरासीम फिर आएगा हमारे बॉडी में, तो ये बी सेल के जो एंटीबॉडी है, अटैच एंटीबॉडी है इसके साथ, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। यही जर्म्स यही वायरस इसके साथ क्या बनेगा, अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा बस यही CD19 एंड 21 क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बी सेल आसानी के साथ एक्टिवेट होगा। अब बी सेल के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है कि टी सेल की, न इंटरल्यूकिन की ज़रूरत है टी सेल की, न इसके रिसेप्टर की ज़रूरत है। बी सेल को यही एक सिग्नल की ज़रूरत है। अब बी मेमोरी सेल को बस यही पे जो वायरस या बैक्टीरिया की जो अटैचमेंट है एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा, जो बी सेल के सरपस, बी मेमोरी सेल के सरपस है। तो जब ये अटैच हो जाएगा, ये बी सेल को एक रिस्पांस जब मिल जाएगा, तो बी सेल क्या करेगा, बी मेमोरी सेल बी प्लाज्मा सेल को डायरेक्ट चेंज हो जाएगा आसानी के साथ जल्दी। तो अब किसी टी सेल की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए बी सेल बनती है। तो अगर फ्यूचर में यही पैथोजन फिर आए तो बी सेल की जो एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड हो जाएगा और बी सेल डायरेक्टली बी प्लाज्मा सेल, बी मेमोरी सेल, बी प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाएगा। तो ये सब पहले टी सेल एक्टिवेट होता है, टी सेल फिर बी सेल को एक्टिवेट होता है, लेकिन बी सेल को पहले एक्टिवेट होना ज़रूरी है पैथोजन। जब फिर यही टी सेल के साथ एक्टिवेट टी हेल्पर सेल एंड बी सेल बाइंड करेगा, तो फिर ही बी सेल काबिल हो जाएगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। तो नेक्स्ट लेक्चर में टी इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन देखते हैं, टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।